नमस्कार। आज बात करते हैं एक दिलचस्प कानूनी पेंच की। सोचिए, पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति कुछ बताता है और उसकी बात पर चलकर पुलिस कोई अहम चीज, मान लीजिए एक हथियार, बरामद कर लेती है। अब सवाल यह है कि उस व्यक्ति के बयान का कितना हिस्सा अदालत में सबूत माना जाएगा। क्या पूरी बात, या सिर्फ वो हिस्सा जिससे हथियार मिला। जी। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम आज थोड़ा गहराई में जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले में, राजेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य आदि 2005। हमारे पास इस फैसले के कुछ अंश हैं। इस चर्चा का मकसद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को समझना, खासकर इस संदर्भ में कि पुलिस हिरासत में दिए गए बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है। बिल्कुल। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर जुड़ा है अभियुक्त के अधिकारों और पुलिस की जांच की ताकत के बीच के संतुलन से। चलिए खोलते हैं इस कानूनी परत को। बिल्कुल। ये फैसला दरअसल साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 के आपसी रिश्ते को बहुत साफ करता है। ये दिखाता है कि कानून कैसे एक तरफ अभियुक्त को पुलिस के दबाव से बचाता है, तो दूसरी तरफ अपराध की सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता भी खुला रखता है। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यही है कि अभियुक्त के बयान का सिर्फ वही हिस्सा क्यों सबूत बन पाता है जो सीधे तौर पर किसी नई जानकारी या चीज की खोज करवाता है, और बाकी क्यों नहीं। तो फिर इस मामले की कहानी से ही शुरू करते हैं ताकि संदर्भ साफ हो जाए। बात है 3 जून 2000 की। राजेंद्र सिंह और उनके बेटे भूपेंद्र सिंह का अपने पड़ोसी दिलेर सिंह, जो बाद में मृतक के पिता निकले, उनके साथ जमीन पर कुछ बनाने को लेकर सुबह कोई झगड़ा हुआ था। एक पृष्ठभूमि थी हाँ। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसी दिन दोपहर करीब 1:30 बजे दिलेर सिंह के बेटे पुष्पेंद्र सिंह पर राजेंद्र सिंह, उनके बेटे भूपेंद्र सिंह और दामाद रंजीत सिंह ने कथित तौर पर तलवारों और कंटा, ये क्या होता है कंटा? एक तरह का तेज धार वाला हथियार होता है, कह सकते हैं गंडासे जैसा कुछ। अच्छा, तो तलवारों और कांटा से हमला कर दिया। जी। कहानी आगे बढ़ती है कि तीनों ने पुष्पेंद्र का पीछा किया, जो जान बचाने के लिए पास के मुख्तियार सिंह के घर में घुस गया। आरोप है कि हमलावर भी घर में घुस गए और वहीं पुष्पेंद्र की हत्या कर दी, घर के अंदर। इसके बाद मृतक के पिता दिलेर सिंह ने थाने में एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने जांच की, जरूरी कागजात जैसे पंचनामा, घटनास्थल का निरीक्षण रिपोर्ट, वो तैयार किए, गवाहों से पूछताछ की। ये सामान्य प्रक्रिया है। हाँ। कुछ दिनों बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा था कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार कहाँ छिपाए हैं, और उनकी निशानदेही पर वो हथियार, तलवारें और कांटा बरामद भी किए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निचली अदालत ट्रायल कोर्ट ने इन सब दलीलों के बावजूद तीनों अभियुक्तों को बरी कर दिया था। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। ट्रायल कोर्ट को सबूत काफी नहीं लगे थे, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। राज्य सरकार इस फैसले से जाहिर है संतुष्ट नहीं थी और उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। तीनों को हत्या आईपीसी 302 का दोषी माना गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ओहो, बिल्कुल उलट फैसला। जी। इसी सजा के खिलाफ अभियुक्त उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे और वहीं से ये अहम फैसला आया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सबूत इतने पुख्ता थे कि बिना किसी शक के कहा जा सके कि यही 3 लोग असली कातिल हैं। सुबह का झगड़ा मकसद तो दे रहा था, पर क्या सिर्फ मकसद काफी है अपराध में सीधी भागीदारी साबित करने के लिए? और क्या था उनके पास? सही सवाल है। मोटिव अपनी जगह है, पर सबूत चाहिए। 7, जिनके घर के आंगन में ये हत्या हुई थी, उन्होंने कोर्ट में कहा कि हाँ, 3 लोगों ने मृतक को हथियारों से मारा। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके कपड़े भी खून से सने। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने साफ कहा कि वो हमलावरों को पहचान नहीं पाई, ना ही उनके नाम जानती थी। पहचान नहीं पाई? क्यों? उनका कहना था अंधेरा होने की वजह से वो चेहरे नहीं देख पाई, और उनसे कभी शिनाख्त परेड यानी आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं करवाई गई, जिससे वो बाद में अभियुक्तों को पहचान सकती। अच्छा, शिनाख्त परेड नहीं हुई, ये तो बड़ी चूक है। बिल्कुल। ये गवाही केस के लिए एक तरह से निर्णायक साबित हुई। उच्चतम न्यायालय ने अमरजीत कौर PW7 को भरोसेमंद गवाह माना, क्योंकि उनकी मौजूदगी घटनास्थल पर स्वाभाविक थी, वो वहीं रहती थी। लेकिन उनकी गवाही और अभियोजन के मुख्य गवाह मृतक के पिता दिलेर सिंह PW1 की गवाही में जमीन आसमान का अंतर था।
बहुत विरोधाभास था। क्या अंतर था? अमरजीत कौर ने कहा कि दिलेर सिंह तो घटना के काफी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद वहां पहुंचे थे। इसका सीधा मतलब निकलता था कि दिलेर सिंह ने हत्या अपनी आंखों से नहीं देखी थी, जबकि वो खुद को प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे। ओह, तो वो आई विटनेस थे ही नहीं अगर PW7 की माने तो। जी, PW7 के हिसाब से तो नहीं, और कोर्ट ने PW7 को ज्यादा विश्वसनीय माना। हाँ, और दिलेर सिंह के खून सने कपड़ों वाली कहानी भी अदालत को कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो खून सने कपड़े पहने हुई FIR लिखवाने थाने गए, लेकिन ना तो उन्होंने वो कपड़े पुलिस को दिए, ना पुलिस ने मांगे। बाद में उन्होंने कथित तौर पर कपड़े धोकर फिर पहन लिए। धोकर फिर पहन लिए FIR लिखाने के बाद? ये तो अजीब है। बिल्कुल। अदालत को ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी, जैसे कोई कहानी गढ़ी गई हो। स्वाभाविक भी है, इसे मनगढ़ंत माना गया। बिल्कुल। न्यायालय ने दिलेर सिंह PW1 और एक अन्य गवाह ज्वाला सिंह PW2, जो PW1 के साथ होने का दावा कर रहे थे, दोनों को संयोगवश साक्षी माना, चांस विटनेस। संयोगवश साक्षी, इसका क्या मतलब है? यानी ऐसे गवाह जिनकी उस समय घटना स्थल पर मौजूदगी थोड़ी अजीब या कह सकते हैं स्वाभाविक नहीं लगती, जिससे उनकी गवाही पर शक पैदा होता है। दिलेर सिंह का उस वक्त जोगीठेर मोड़ पर होना उनके रोज के रास्ते से अलग था और इसकी कोई ठोस वजह भी सामने नहीं आई। और जब मुख्य गवाह यानी PW1 की मौजूदगी ही संदिग्ध हो गई, तो उनके साथ ही PW2 की गवाही का वजन भी अपने आप कम हो गया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि अभियोजन पक्ष के पास अमरजीत कौर के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बचा जो अभियुक्तों की पहचान या घटना की उनके वर्जन की पुष्टि कर सके। तो गवाहों की कहानी में इतने झोल के बाद अभियोजन पक्ष का दारोमदार टिका था एक और सबूत पर, और वो था अभियुक्तों के कहने पर हथियारों की बरामदगी। यहाँ ये समझना है कि ये बरामदगी अपने आप में कितनी अहमियत रखती है कानूनी तौर पे। जी, यहीं पर आकर मामला साक्ष्य अधिनियम की बारीकियों में उतरता है। हथियार अभियुक्तों के बताने पर मिले थे, ये बात अपनी जगह है, लेकिन दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली, कोई भी फोरेंसिक रिपोर्ट ये साबित नहीं कर पाई कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल ही हत्या में हुआ था। मतलब हथियारों का अपराध से सीधा कनेक्शन वो गायब था। अच्छा, फोरेंसिक मैच नहीं हुआ, ये रिपोर्ट थी ही नहीं। रिपोर्ट शायद थी, पर वो निर्णायक नहीं थी। वो ये नहीं बता पाई कि इन्हीं हथियारों से चोटें आई हैं। तो ये एक बड़ी कमी थी। और दूसरी समस्या? दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या थी अभियुक्तों के बयान की स्वीकार्यता को लेकर। अभियोजन का तर्क था कि अभियुक्तों का वो पूरा बयान, जिसमें उन्होंने न सिर्फ हथियार छिपाने की जगह बताई, बल्कि ये भी कबूला कि इन्हीं हथियारों से अपराध किया है, वो सबूत माना जाना चाहिए। और यही उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 की व्याख्या की। हाँ, ये धाराएं अक्सर साथ में पढ़ी जाती हैं। इनमें क्या फर्क है और ये इस मामले में कैसे लागू हुई, थोड़ा साफ करेंगी? देखिए, कानून अभियुक्तों को कुछ सुरक्षा देता है। धारा 25 सीधी बात कहती है, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी इकबालिया बयान, मतलब कन्फेशन, अभियुक्त के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? ये इसलिए है ताकि पुलिस दबाव डालकर, मारपीट कर या धमकाकर बयान ना ले। एक सुरक्षा कवच है ये। ठीक है। और धारा 26? धारा 26 इस सुरक्षा को और पुख्ता करती है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत यानी कस्टडी में है, तो उसके द्वारा दिया गया इकबालिया बयान भी तब तक सबूत नहीं माना जाएगा जब तक कि वो बयान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ना दिया गया हो। अच्छा, मतलब पुलिस कस्टडी में किसी और को भी दिया बयान मान्य नहीं जब तक मजिस्ट्रेट न हो? जी हाँ, इससे न्यायिक निगरानी सुनिश्चित होती है। तो फिर धारा 27 क्या है? आपने कहा था यह अपवाद है, ये कैसे काम करता है? हाँ, धारा 27 एक सीमित अपवाद है, बहुत स्पेसिफिक। ये कहती है कि अगर पुलिस हिरासत में अभियुक्त से मिली किसी जानकारी के आधार पर कोई तथ्य यानी फैक्ट खोजा जाता है, जैसे कोई हथियार या चोरी का सामान मिलता है, तो जानकारी का सिर्फ उतना हिस्सा अदालत में साबित किया जा सकता है जितना सीधे तौर पर उस खोज से जुड़ा है। सिर्फ उतना हिस्सा? जी, यहाँ सीधे तौर पर डायरेक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट देयरबाय डिस्कवर्ड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभियुक्त ने कहा, मैंने हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार नहर के पास उस झाड़ी में छिपाई है, और पुलिस को वहां तलवार मिल जाती है। हाँ। तो क्या सिर्फ
तलवार नहर के पास उस झाड़ी में छिपाई है वाला हिस्सा ही सबूत बनेगा, और ये वाला हिस्सा कि मैंने हत्या में इस्तेमाल की गई, ये बाहर हो जाएगा, ये कन्फेशन वाला पार्ट। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उच्चतम न्यायालय ने यही स्पष्ट किया है। बयान का वो हिस्सा जो सिर्फ जगह बता रहा है कि तलवार नहर के पास झाड़ी में है, ये जानकारी खोज तक ले गई। इससे एक तथ्य पता चला, इसलिए ये धारा 27 के तहत स्वीकार्य हो सकती है। लेकिन बयान का वो हिस्सा जो अपराध कबूल कर रहा है कि हत्या में इस्तेमाल की गई या मैंने इसी से मारा, ये धारा 25 और 26 के तहत वर्जित इकबालिया बयान है और पुलिस हिरासत में दिए जाने के कारण सबूत नहीं बन सकता, भले ही ये उसी सांस में क्यों न कहा गया हो। ये तो सचमुच एक बहुत बारीक लकीर है। क्या व्यवहार में पुलिस और अदालतें हमेशा इतनी सख्ती से इस लाइन को खींच पाती हैं? मतलब बयान तो अक्सर एक साथ ही दिया जाता है ना। ये वाकई एक व्यवहारिक चुनौती है। बयान दर्ज करते समय और अदालत में सबूत पेश करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। पुलिस अक्सर पूरा बयान लिख लेती है, लेकिन अदालत का काम है कि वो सिर्फ कानूनन स्वीकार्य हिस्से पर ही गौर करे, उसे अलग करें। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पुलकुरी कोटाया बनाम किंग एम्परर, जो एक बहुत पुराना और लैंडमार्क केस है, और हाल के मंजुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य जैसे फैसलों का हवाला देते हुए इसी सिद्धांत को फिर से स्थापित किया है। मकसद साफ है, धारा 27 का इस्तेमाल करके धारा 25 और 26 के सुरक्षा कवच को पूरी तरह बेअसर नहीं किया जा सकता। वो प्रोटेक्शन अपनी जगह कायम है। तो इस मामले में हथियारों की बरामदगी से जुड़ा बयान अभियुक्तों के खिलाफ क्यों नहीं गया? मतलब कोर्ट ने उसे क्यों नहीं माना? क्योंकि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि हथियार बरामद होने की जानकारी देने वाले हिस्से के अलावा बयान का कोई और स्वीकार्य हिस्सा था जो अभियुक्तों को सीधे अपराध से जोड़ता हो। कन्फेशन वाला हिस्सा तो वैसे ही बाहर था, और सिर्फ हथियार मिलना बिना ये साबित हुए कि वो अपराध में इस्तेमाल हुए थे और बिना किसी विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी गवाह के। हाँ, गवाहों की बात तो पहले ही हो चुकी। जी, तो वो सब मिलाकर अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं था। पहचान का मुद्दा भी अनसुलझा रह गया था। अमरजीत कौर पहचान नहीं सकी थी। तो इन सारे विश्लेषण के बाद उच्चतम न्यायालय आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? क्या फैसला दिया? न्यायालय का निष्कर्ष साफ था। न तो चश्मदीद गवाहों के बयान भरोसेमंद थे, PW1 अविश्वसनीय, PW7 पहचान नहीं सकी, और न ही हथियारों की बरामदगी से जुड़ा सबूत इतना मजबूत था कि अभियुक्तों का अपराध संदेह से परे साबित हो सके। पहचानी स्थापित नहीं हो पाई थी। संदेह से परे स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। जी हाँ, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उस स्थापित कानूनी सिद्धांत को लागू किया कि निचली अदालत अगर किसी को बरी करती है तो उसके फैसले में तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि उसके निष्कर्ष पूरी तरह से गलत, बेतुके या कानून के विपरीत न हो। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के विश्लेषण में कोई खास गलती निकाले बिना ही बरी करने के फैसले को पलट दिया था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। निचली अदालत का नजरिया भी संभावित था। तो नतीजा ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दोष सिद्धि के फैसले को रद्द कर दिया। जी, अभियुक्तों की अपील स्वीकार कर ली और उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बरी हो गए वो लोग। हाँ, और ये फैसला एक बार फिर साफ करता है कि आपराधिक मामलों में सबूत का स्तर संदेह से परे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कितना ऊंचा रखा गया है और इसे बनाए रखना कितना जरूरी है। चलिए एक बार फिर से इन धाराओं के सार को समझ लेते हैं ताकि सुनने वालों के मन में कोई भ्रम न रहे, बिल्कुल साफ हो जाए। जी बिल्कुल। धारा 25, पुलिस ऑफिसर को दिया गया इकबालिया बयान सबूत नहीं है, उद्देश्य पुलिस के दबाव से बचाना। सही। धारा 26, पुलिस हिरासत में बिना मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के दिया गया इकबालिया बयान सबूत नहीं है, उद्देश्य न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना। धारा 27, अगर हिरासत में दिए बयान से कोई चीज बरामद होती है तो बयान का सिर्फ वो हिस्सा जो सीधे बरामदगी से जुड़ा है सबूत हो सकता है, चाहे वो अपने आप में इकबालिया जैसा लगे भी। उद्देश्य अपराध की जांच में मदद करना, लेकिन सीमित दायरे में। बिल्कुल सही। यहाँ जो बात गांठ बांधने वाली है वो ये कि धारा 27 कोई जादू की छड़ी नहीं है जो धारा 25 और 26 को खत्म कर दे। ये बस एक संकरा रास्ता खोलती है, वो भी सिर्फ उस जानकारी के लिए जिससे कोई ठोस चीज बरामद हुई हो। इकबालिया बयान का बाकी हिस्सा अभी भी कानून की नज़र में अस्वीकार्य ही रहता है अगर वो पुलिस या पुलिस हिरासत में दिया गया हो।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये अभियुक्त के चुप रहने के अधिकार और सच का पता लगाने की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? ये फैसला बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारा कानून सबूतों को कितनी बारीकी से परखता है, खासकर उन सबूतों को जो पुलिस हिरासत में हासिल किए जाते हैं। सिर्फ अभियुक्त के कहने पर हथियार मिल जाना अपने आप में गुनाह साबित नहीं कर देता। नहीं करता। अभियोजन पक्ष को स्वतंत्र और ठोस सबूतों से ये जोड़ना पड़ता है कि वही हथियार अपराध में इस्तेमाल हुआ था, और ये काम सिर्फ अभियुक्त के उस बयान के आधार पर नहीं हो सकता जिसे कानून ने वर्जित किया है। बिल्कुल, ये मामला जांच एजेंसियों के लिए भी मैं कहूंगी एक आईना है। उन्हें सिर्फ अभियुक्त के तथाकथित खुलासे और बरामदगी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। केस को मजबूत बनाने के लिए घटनास्थल के सबूत, फॉरेंसिक जांच और सबसे अहम स्वतंत्र और विश्वसनीय गवाहों की जरूरत होती है। सिर्फ बरामदगी के दम पर केस चलाना कितना जोखिम भरा हो सकता है, ये इस मामले से साफ है। सही कहा। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कानून का ये जो संतुलन है, एक तरफ जुर्म की तह तक जाने की जरूरत, दूसरी तरफ हर व्यक्ति यहां तक कि अभियुक्त के भी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की हिफाजत, ये संतुलन बनाए रखना समाज में असली न्याय देने के लिए कितना नाजुक और कितना जरूरी है, इस पर सोचिएगा जरूर।